बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम इस्रार अंजुम एंड यू आर वाचिंग माय लीगल चैनल द लीगल एक्सपर्ट ऑन यूट्यूब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट। बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, उससे मेरी हौसला अफजाई होती है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट। होता ये है कि जो कोर्ट है उसका पर्पस ये है कि जो भी मुद्दई उसके सामने कोई मुद्दा लेके आया है उसको इंसाफ फ्राहम करना। अब अगर कोर्ट ये समझती है कि इस जगह पे इस बंदे को इंसाफ मुहैया करने के लिए लेजिस्लेटर ने कोई कानून वज़ा नहीं किया, तो फिर क्या वो उसे इंसाफ नहीं देगी? नहीं, वो इंसाफ उससे देगी, बट विद इट्स ओन पावर्स। और जो ये ओन पावर्स होती हैं इनको इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट कहा जाता है कि किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे कोर्ट के हाथ बंधे हुए हों कि जी वहाँ पे कोई वाज़े कानून मौजूद ना हो, तो वहाँ पे कोर्ट को अगर इंसाफ देना भी मकसूद हो तो कोर्ट वहाँ पे अपनी इनहेरेंट पावर्स को यूज़ कर सकती है। अगर आप इसके मीनिंग्स में जाएं तो इनहेरेंट का माना होता है कि ऐसी पावर, ऐसी चीज़ जो आपको किसी से ना मिली हो, यानी कि ये जो पावर्स हैं ये आपको कानून ने नहीं दी, लेजिस्लेटर ने डायरेक्टली आपको ये पावर्स नहीं दी, आप इटसेल्फ इन पावर्स को रखते हैं, तो ये इनहेरेंट पावर्स उसे कहते हैं। और अगर आप इस वर्ल्ड में, इस फिक्रे में कोर्ट के मैनी को लें तो यहाँ पे कोर्ट का मतलब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं है। कोर्ट में एवरी जुडिशल जो है वो जहाँ पे इंसाफ मिलता है वो कोर्ट आ जाएगी। जो सिविल कोर्ट है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, कंज्यूमर कोर्ट है, कोई भी कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तो ये कोर्ट के मैनी में सारी की सारी कोर्ट्स आ जाएंगी जहाँ पे कोई जज बैठता है और वो इंसाफ देता है। अगर आप इन पावर्स की बेसिस में जाएं कि जी ये पावर्स कहाँ से आपको मिली हैं, तो आपको एक मैक्सिम मिलेगा, अभी जस्ट इबी रेमिडियम, वेयर देर इज़ अ राइट देर इज़ अ रेमिडी, कि किसी भी राइट को हम बिना रेमिडी के नहीं छोड़ सकते। अगर किसी पर्सन का कोई राइट कहीं पे बनता है और उस राइट को वायलेट किया गया है, देन उसकी रेमिडी भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई राइट हो और उसकी रेमेडी ना हो। अगर आप तफसील से इस मैगज़म को समझना चाहते हैं तो आई हैव अ वीडियो ऑन दिस मैगज़म, अभी जस्ट अभी इबी रेमेडियम इसी चैनल में, तो वो आप जाके उसको देख सकते हैं। इसकी रेलिवेंट प्रोविज़न जो कि सीपीसी में दी गई हैं वो है सेक्शन 151। सेक्शन 151 को हम एक दफ़ा तफसीली पढ़ लेते हैं। कि सेक्शन 151 कहता क्या है। सेक्शन 151 कहता है कि सेविंग ऑफ इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट, nothing in this code shall be deemed to limit or otherwise affect the inherent powers of the court to make such orders as may be necessary for the ends of justice or to prevent abuse of the process of the court। सेक्शन 151 दो चीज़ें बताता है कि इन दो मामलात अगर आपके पास आ जाते हैं कोर्ट के पास, देन कोर्ट में यूज़ इट्स इनहेरेंट पावर्स। कौन कौन से वो दो मामलात हैं? टू सिक्योर द एंड्स ऑफ जस्टिस, अगर कोर्ट जो है वो एंड्स ऑफ जस्टिस तक पहुंचना चाहती है लेकिन उसको कोई वाज़े कानून नज़र नहीं आ रहा, तो ऐसी सूरत में कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर्स को यूज़ कर सकती है। दूसरी वो उसमें बात बताता है टू प्रिवेंट अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट।
अगर कोर्ट ये समझती है कि कहीं पे भी जो प्रोसेस ऑफ द कोर्ट है उसको अब्यूज़ किया जा रहा है, तो ऐसी सूरत में भी कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर्स को यूज़ कर सकती है। अब ये जो अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ द कोर्ट है, ये बाय द कोर्ट इटसेल्फ भी हो सकता है एंड बाय द पार्टीज भी हो सकता है। अगर आप देखें बाय द कोर्ट कैसे हो सकता है अब्यूज़ ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट, तो इसमें जो इंस्टेंस आती है कि कोर्ट जो है कोई कंप्रोमाइज डिग्री जो है वो पास कर देती है विदाउट सिग्नेचर्स ऑफ द पार्टीज, क्योंकि जब आप कंप्रोमाइज डिग्री करते हैं तो उस वक्त आपको दोनों पार्टीज की कंसेंट लेना ज़रूरी होती है। तो कोर्ट विदाउट कंसेंट कोई कंप्रोमाइज डिग्री जो है वो जारी कर देती है, तो ये उसने अपने प्रोसेस का अब्यूज़ किया है। या कोई कोर्ट ऐसा ऑर्डर कर देती है विदाउट नोटिस, यानी नोटिस नहीं भेजा और उसके साथ ऑर्डर कर दिया, या इशू फ्रेम नहीं करती और उनको डिसाइड कर देती है। तो ये जो है प्रोसेस ऑफ द अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट किसकी तरफ से हुआ? कोर्ट की तरफ से, और ये बाय द पार्टीज भी हो सकता है। अब पार्टीज की साइड से कैसे हो सकता है? कोई फ्रॉड कर सकता है, कोई कलूजन यानी कि दबाव वगैरह किसी पे जज पे डाल सकता है, या वो जिस तरह हमने पढ़ा था नोटिस ऑफ सर्विस ऑफ द समन में कि वो जो डिफेंडेंट है उसका पता गलत लिखवा देते हैं प्लेंटिफ, ताकि उस तक नोटिस ना पहुंचे और फिर हम एक एक्स पार्टी डिक्री ले लें। तो जहां कहीं भी कोर्ट ये समझेगी कि उसे एंड ऑफ जस्टिस तक पहुंचना है, इंसाफ तक पहुंचना है, और वहां पे उसको कोई वाज़ेह कानून नज़र नहीं आ रहा, तब वो अपनी इनहेरेंट पावर्स को यूज़ करेगी। एंड दूसरी सूरत में अगर वो समझती है कि जो प्रोसेस ऑफ द कोर्ट है उसको अब्यूज़ किया जा रहा है, चाहे फ्रॉम द कोर्ट हो चाहे फ्रॉम द पार्टीज हो, तो ऐसी सूरत में भी कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर्स को यूज़ करेगी। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी इनहेरेंट पावर्स, कुछ एग्जांपल्स हम उसकी देखते हैं कि कौन कौन सी इनहेरेंट पावर्स जो है वो कोर्ट के पास अवेलेबल होती हैं। कोर्ट के पास ये पावर अवेलेबल है कि वो ये समझती है, अगर वो ये समझती है कि एक पार्टिकुलर एक्शन जो है उसका डिसीजन आने तक वो प्रोसीडिंग को स्टे कर सकती है, यानी कि उसके पास कोई केस चल रहा है, वो उस केस को, उसकी हियरिंग को स्टॉप कर देगी जब तक वो ये समझेगी कि कोई एक पार्टिकुलर चीज़ है उसका डिसीजन ना आ जाए। यही एग्जांपल स्टे ऑफ द सूट की होती है कि वो एक प्रॉपर्टी का जो चल रहा होता है काम उसको स्टे कर देती है और फिर उस पर डिसाइड करती है। तो कोर्ट एक हियरिंग को स्टे कर सकती है, उसको रोक सकती है जब तक कि किसी पार्टिकुलर जो है वो चीज़ उसका डिसीजन ना आ जाए। दिस इज़ द इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट। और दूसरी चीज़, अगर कोर्ट के सामने कोई पार्टी आती है केस लेकर, तो कोर्ट की इनहेरेंट पावर में ये शामिल है कि उसको उसकी स्क्रूटनी करे, उसको चेक करे कि आया ये ओरिजिनल पार्टी ही है, यानी कि इसका केस बनता भी है कि नहीं बनता, कि ये जो पार्टी मेरे सामने आई है ये एक्चुअल पार्टी ही है। यानी कि अगर पार्टीज ए और बी है तो कोर्ट की इनहेरेंट पावर में वो ये शामिल है कि वो ये चेक करे कि ये ए और बी ही हैं, ये सी या डी नहीं है। तो ये भी उसकी इनहेरेंट पावर्स में आता है कि उसने चेक करना है कि जो पार्टीज उसके सामने आई हैं किसी भी केस में वो ओरिजिनल पार्टी है या कि नहीं है। और अगर कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन देती है कि मैं इस केस में एज अ प्लेंटिफ या एज अ डिफेंडेंट शामिल होना चाहता हूं, तो कोर्ट की इनहेरेंट पावर्स में भी है कि वो उसकी भी स्क्रूटनी करे, उसको चेक करे। अगर वो इस काबिल है
कि वो प्लेंटिफ या डिफेंडेंट में शामिल हो सकता है तो उसको शामिल करे या ना करे। दिस इज इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट। और कोर्ट की एक इनहेरेंट पावर और भी है कि जो प्लेंटिफ जब एक सूट फाइल करता है तो उसकी स्क्रूटनी करना भी उसकी इनहेरेंट पावर में शामिल है कि आया ये बंदा जिसने ये सूट फाइल किया है ये एंटाइटल भी है कि नहीं, कि इस बंदे का ये हक बनता भी है कि नहीं बनता ये सूट फाइल करने का। और उसकी एज को भी जो है वो चेक करना, ये भी उसकी इनहेरेंट पावर्स में आता है। और कोर्ट ये भी कर सकती है कि अगर उसके पास 3 से 4 मैटर्स हैं जिनको उसने डिसाइड करना है तो वो 2 या 3 को डिसाइड कर देती है और एक आधे को वो इन्वेस्टिगेशन के लिए भी छोड़ सकती है। यानी कि 3 को डिसाइड कर दिया और चौथे को उसने ऑर्डर कर दिया कि इट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड फर्स्ट, तो ये भी उसकी इनहेरेंट पावर्स में शामिल है। हमने रिमांड ऑफ द केस पढ़ा था कि जी कोर्ट वापस उसी कोर्ट में केस वापस उसी कोर्ट में भिजवा देना, तो रिमांड ऑफ द केस भी इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट में आता है। कोर्ट अपने ही ऑर्डर्स को सस्पेंड भी कर सकती है अगर वो समझती है कि ये ऑर्डर एंड ऑफ जस्टिस को मीट नहीं कर रहे या ये ऑर्डर अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट है, तो जो अपने ही ऑर्डर्स को सस्पेंड भी कर सकती है। दिस इज आल्सो इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट। और कोर्ट वहाँ पे रेस जुडिकाटा अप्लाई कर सकती है जहाँ पे वो एप्लीकेबल भी नहीं है। जब हमने रेस जुडिकाटा पढ़ा था तो हमने उसमें एक चीज़ पढ़ी थी, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। रेस जुडिकाटा ये होता है कि व्हेन एवर अ केस हैज़ बीन डिसाइडेड तो फिर उस केस को दोबारा से रीओपन उसी सेम जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट में नहीं कर सकते। तो उसमें एक चीज़ आती है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, कि जब आप कोई केस फाइल करते हैं तो आपको ये जहन में रखना चाहिए कि आप उसकी एक एक चीज़ को जो आपकी डिमांड्स हैं उस केस के रिलेटेड उन सारी की सारी को मेंशन करें। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी जगह की पोजेसन चाहते हैं और आपका किराया भी उस जगह पे पेंडिंग है तो आप उस पोजेसन को और किराए को दोनों को मेंशन करेंगे। अगर आप पोजेसन को मेंशन कर लेते हैं और किराए को मेंशन नहीं करते और जब केस डिसाइड हो जाएगा तो यही समझा जाएगा कि आपने किराए को मेंशन कर लिया था, तो वो होता है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। तो जो आपने पोजेसन को किया, पोजेसन तो आपकी आ गई रेस जुडिकाटा में, लेकिन जो आपका किराया है जिसको आपने नहीं किया वो आ गया कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा में। तो कोर्ट कहीं पे भी कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा के तहत भी रेस जुडिकाटा अप्लाई कर सकती है। दिस इज आल्सो इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट। जब आपने कॉस्ट पढ़ा था, एक्चुअल एंड कंपनसेटरी कॉस्ट, उसमें हमने पढ़ा था कि जब कोई रिव्यू या रिवीजन में जाता है तो वो सिक्योरिटी डिपॉजिट करता है, यानी कि 5000 है मेरे ख्याल से आजकल, तो 5000 रुपया वो सिक्योरिटी करता है कि अगर ये रिव्यू की एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई तो वो उसको 5000 वापस मिल जाएगा और अगर एक्सेप्ट ना हुई तो वो 5000 जब्त हो जाएगा। तो ये जो सिक्योरिटी ली जाती है रिव्यू और रिवीजन की एप्लीकेशंस पे, दिस इज़ आल्सो इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट्स। तो ये तो चंद एक एग्जांपल्स मैंने आपको बताई हैं इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट। इसके अलावा भी बहुत सारी एग्जांपल हैं जो कि इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट में आती हैं। बट इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट को अप्लाई करने के लिए आपको ये चीज़ ज़हन में रखनी पड़ेगी कि इनके पे कोई एक्सप्रेस लॉ अवेलेबल ना हो, इसके अलावा लॉ में कोई रेमेडी अवेलेबल ना हो, और ये जो इनहेरेंट पावर आप अप्लाई कर रहे हैं ये उन 2 चीज़ों में आनी चाहिए कि आपने एंड ऑफ जस्टिस तक पहुंचना है या आपने अब्यूज़ ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट को रोकना है। तो ऐसी बहुत सारी इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट आपको मिल जाएंगी। अब इन पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो मैंने अभी थोड़ा बहुत तो आपको बताया कि इनहेरेंट पावर्स पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। सबसे पहली रिस्ट्रिक्शन जो है कि ये कैन नॉट मेक न्यू लॉस। ये जो इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट है ये न्यू लॉज नहीं बना सकती। दूसरी इसमें चीज़ आएगी
can't use against express law, cannot be used against express law। यानी कि अगर कोई एक एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ द लॉ अवेलेबल है तो उसके खिलाफ आप इनहेरेंट पावर्स यूज नहीं कर सकते। यानी कि अगर लॉ कह देता है कि जी आपके पास जो मैटर आ गया है आपने उसको पूरे का पूरा डिसाइड करना, आपने कोई भी इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं छोड़ना, तो आप पूरे का पूरा ही डिसाइड करेंगे, आप उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए एक या दो मैटर को नहीं छोड़ेंगे क्योंकि लॉ आ गया। और चूंकि जो लॉ है वो आपका हर जगह पे पहुंच भी नहीं सकता, इसलिए आपने जो ये इनहेरेंट पावर्स हैं ये एक्सप्रेस लॉ के अगेंस्ट यूज नहीं कर सकते। दूसरी चीज, कैन नॉट ओवरराइड एक्सप्रेस लॉ। यहां पे तो ये हुआ कि कैन नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट, और दूसरा ओवरराइड, कि अगर एक लॉ अवेलेबल है उसको आप ओवरराइड नहीं कर सकते, यानी कि उसके बजाय कोई और डिसीजन दे दें। और ये वहां पे भी यूज नहीं हो सकती जहां पे कोई और रेमेडी अवेलेबल है, कि जहां पे कोई और रेमेडी अवेलेबल है वहां पे भी इनहेरेंट पावर्स को यूज नहीं किया जा सकता। और ये जो पावर्स हैं तो ये वहाँ पे भी यूज़ नहीं हो सकती जहाँ पे किसी पार्टी के सब्सटेंटिव राइट्स को अफेक्ट किया जा रहा हो। तो जो इनका पर्पस है एंड ऑफ जस्टिस, तो जस्टिस को हासिल करते हुए हम किसी के राइट्स को जो है वो अफेक्ट नहीं कर सकते। और ये जो पावर्स हैं ये किसी लैचेस और डिले को जो है वो असिस्ट नहीं करनी चाहिए। यानी कि अगर कोई पार्टी लैचेस का शिकार है और डिले का शिकार है और अपनी नेग्लिजेंस की वजह से वो लेट हो गई है, डिले हो गई है, तो इन पावर्स को उस पार्टी को असिस्ट करने के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए जो कि डिले और लैचेस का शिकार है। तो ये थी इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट। सीपीसी जो है वो कोई एग्जॉस्टिव नहीं है, यानी कि वो ऑल द प्रोसीजर्स जो हैं उनको कवर नहीं कर सकती। तो ऐसी सूरत में जो कोर्ट्स हैं उनके पास इनहेरेंट पावर्स अवेलेबल हैं कि वो अपनी पावर्स को यूज़ करते हुए लोगों को इंसाफ दें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, इसको दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।